नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ ममता तिवारी। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं फरीदाबाद की तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपको जानकारी इस बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर के साथ दे रहे हैं। दरअसल जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है। हरियाणा की 2 सीटों पर भी मतदान होना है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पंजाब की भी 2 सीटें खाली हो रही हैं। तो फिलहाल जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा और चुनाव आयोग ने इसको लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और इसमें हरियाणा की 2 सीटें भी शामिल हैं। साथ ही पंजाब की भी 2 सीटें शामिल हैं। दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में उनकी 2 सीटें खाली हैं जिन पर चुनाव अब 10 जून को होगा। तो साफ तौर पर 57 सीटें हैं राज्यसभा की जिन पर चुनाव होना है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 6-6 सीट पर चुनाव होना है और बिहार 5, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 4 सीट हैं जिस पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 3-3 सीटों पर चुनाव है। हरियाणा भी की अगर बात करें तो वहां पर भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में ये 2 सीटें खाली हो रही हैं। पंजाब में भी 2 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं जिस पर राज्यसभा में चुनाव होगा। दीपक इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। हरियाणा की अगर सीटों की बात करें तो 2 प्रमुख सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो देश में 15 राज्यों की ये 57 सीटें हैं जिन पर राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो आने वाले दिनों में जो है समाप्त होने वाला है। किसी का जून में है, अधिकतर बातें करें तो वो जून और जुलाई में है। और इसी कड़ी में अगर बात करें इन 57 में 2 सीटें ऐसी हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें एक में दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यकाल 1 अगस्त को खत्म हो रहा है। उन्हीं के साथ साथ एक सुभाष चंद्रा है, उनका कार्यकाल भी अगर बात करें 1 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो इनको लेकर के अब राज्यसभा की तरफ से जो सभी 57 सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, इसके लिए अगर नोटिफिकेशन जो है वो 24 मई से जो है वो जारी माना जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उसके बाद नामांकन का दौर शुरू होगा। 10 जून को चुनाव होना है, इसके लिए पोल होना है। जो विधायक है वो मत करेंगे विधानसभाओं में, इसको लेकर के जो वोट डलेंगे, जो सभी विधायक है विधानसभा के सदस्य हैं वो इसके लिए मत करते हैं। और हरियाणा की अगर 2 सीटों की बात की जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो 2 सीटें जो खाली हो रही हैं इसमें समीकरणों की बात करें तो सीधे तौर से इससे पहले भी जो 2 सीटों को लेकर के हुआ था तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के पास 1-1 सीट रही थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही, क्योंकि एक ही दिन जब ये मत है तो जिस तरीके से सीटों का समीकरण है 90 विधानसभाओं का, उस हिसाब से 1 सीट फिलहाल बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास जाती नजर आ रही है। हालांकि अभी ये नाम दोनों में से किसको आगे रखते हैं, कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार के तौर पर रखेगी राज्यसभा का, बीजेपी किसको रखेगी, तो अब तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तो माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा को रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी पार्टी ने इसको लेकर तय करना है। 2 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं 1 अगस्त को, लेकिन उससे पहले ही इसको लेकर के चुनाव है। और 10 जून को हरियाणा विधानसभा में इसके लिए मत होगा। हरियाणा विधानसभा में इसके लिए वोट होंगे जहां सभी विधायक जो हैं वो अपना वोट डालेंगे राज्यसभा सीट के लिए। जी ठीक है दीपक, क्योंकि ये 2 सीटें बहुत जरूरी होती है हर एक पार्टी के लिए। राज्यसभा में अगर आपकी पार्टी मजबूत है तो कई ऐसे बड़े कानून होते हैं, कई ऐसे बड़े बिल होते हैं जो पास हो पाते हैं। ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि वो दोनों सीटों पर कब्जा करे, लेकिन माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, ये निर्भर करता है विधानसभा की सीटों पर। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में जब ये 2-2 सीटें हैं तब उस समय कांग्रेस का अच्छा खासा मत था, कांग्रेस के विधायक थे। लेकिन आज की परिस्थितियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी जीत हासिल करी। तो पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब राज्यसभा की इन सीटों पर कहीं ना कहीं अपना कब्जा
आगे काबिज कर सकती है, अपने उम्मीदवारों को रख सकती है। लेकिन साथ साथ हम हरियाणा की भी बात कर रहे हैं। हरियाणा में भी समीकरण इस तरीके के हैं कि एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती नजर आएगी, क्योंकि विधायकों ने जिस तरीके से मत करना है। तो ऐसे में फिलहाल तमाम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में वे किस पार्टी के कितने विधायक है वो समीकरण पे तय करता है, क्योंकि विधायकों के द्वारा इसके लिए मत डाला जाएगा, विधायक इसके लिए वोट करेंगे और पार्टी ये तय करेगी कि कौन उनका राज्यसभा का सांसद के तौर पे इनका उम्मीदवार होगा। तो इसको लेकर के अगर बात करें तो फिलहाल डेट जारी हो गई है, नोटिफिकेशन 24 मई से होगा। लास्ट डेट अगर बात करें नॉमिनेशन को लेकर के अगर बात करें तो वो 31 मई की नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी। इसी के साथ साथ स्क्रूटनी जो है 1 जून तक की जाएगी और 10 जून को अगर बात की जाए तो ये 10 जून का दिन तय किया गया है जब वोट डलेगा, विधायकों के द्वारा वोट डाले जाएंगे कि कौन होगा राज्यसभा का सांसद। तो हरियाणा से 2 सीटें हैं जिसको लेकर के हरियाणा में 2 राज्यसभाओं को लेकर के 10 जून को चुनाव होगा। जी ठीक है, इनके दावेदार क्या लग रहा है, बीजेपी किसको दावेदारी दे सकती है? जी बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस के तौर पे तो हम मान सकते हैं कि कुमारी शैलजा जो कि पूर्व में राज्यसभा सांसद रही हैं, कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं और अभी हाल ही में उनको बदला गया है, तो कांग्रेस तो कुमारी शैलजा को मौका दे सकती है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के पार्टी विचार कर सकती है। हम बात करें कुछ ऐसे हैं जो पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे थे पिछले कार्यकाल के दौरान। ठीक है, चलिए दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों को आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। फरीदाबाद में इस एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और बड़ौली पुल से लेकर बीपीटीपी पुल तक पिलर खड़े किए जा चुके हैं। अब इन पर सीमेंटेड गार्डर डालने का काम शुरू किया जाना है। उसी को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से 1 किलोमीटर लंबे इस रूट को अगले 2 महीने तक डायवर्ट कर दिया है। बॉम्बे हाईवे बन रहा रोड, उस पर रास्ता बंद कर दिया गया है। रोड बनाने के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, टर्न होके रास्ता दिया जा रहा है। परेशान तो सर हैं, लेकिन अब क्या करें, रास्ता भी बनना है और सारे काम होना है। 11 तारीख को NHOI तरफ से हमारे पास लिखित में आई थी एक दरखास्त। उन्होंने कहा है कि आज 11 तारीख को एक रिहर्सल के तौर पे इसको डाइवर्ट किया गया है और 2-3 दिन के बाद ये परमानेंट 1.5 महीने के लिए लगभग ये बंद रहेगा। ऐसा हमने कल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, लोग इस रूट को अवॉइड करें और अपना अल्टरनेटिव रूट फॉलो करें। तो आज कुछ लोगों को जैसे पता लग पाई है, जो नहीं पता लगी उनको जैसे ही 1-2 दिन में अपना रूटीन में आ जाएंगे तो ट्रैफिक ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कोई बात नहीं। तो हाँ जी, हमने बनाया रोड मैप भी, हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में आर्मी भर्ती को लेकर युवाओं ने सेक्टर 12 खेल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नाराज युवाओं ने भर्ती ना होने से केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। काफी संख्या में इकट्ठा होकर युवाओं ने आर्मी में भर्ती शुरू करने की मांग की। हमारी यही सबसे विनती है कि एक तो ये युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं घर पर, ये आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, तो पहली सरकार को इतना तो नजर आना चाहिए ना। मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छोड़ दी या सरकारी सेक्टर। मैं पद भी बता रहा हूँ कि 2,55,000 नौकरियां खाली पड़ी हैं 3 साल से पड़ी हैं। तो इसी को लेकर ही आपको ज्ञापन दिया जा रहा है। 5 बच्चे सुसाइड कर गए और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी कहने का काम करते हैं कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया वो बड़े कमजोर थे। क्या आज उनको वो चीज़ नजर नहीं आ रही कि इसी देश के युवा ने खट्टर को या नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा या हरियाणा में विधानसभा भेजने का काम करा था, आज इसी युवा को अपने बेरोजगार छोड़ने का काम करा था। तो वहीं बल्लभगढ़ की स्वर्गीय सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय ने छात्राओं को रेगुलर कॉलेज में ना आने पर नोटिस भेजकर उन्हें कॉलेज में अभिभावकों के साथ बुलाया गया। इसके साथ कॉलेज ना आने का कारण भी छात्राओं से पूछा गया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्राओं को समझाते हुए कहा कि अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें, कॉलेज में रेगुलर आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। साथ ही प्रिंसिपल ने छात्राओं से कहा कि अगर किसी छात्रा को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो आपस में आकर बात कर सकती हैं। बच्चों को
ज़्यादातर बच्चों की जो है कॉलेज से एब्सेंट आ रही थी, तो हमने एक थोड़ा सा बच्चों को सावधान करने के लिए ये बच्चों को बताया कि भी आप क्लासेस में नहीं आएंगे तो हमें आगे आपका जो है रिज़ल्ट में जो है आपकी समस्या आएगी, और आप जो है आपका क्लासेस में जब तक नहीं आओगे तो आपको अपने सिलेबस, आपका विषय के बारे में कैसे आपको जानकारी। तो इस बात के रिगार्डिंग हमने बच्चों को जो है उनके रोल नंबर भी रोके, उनके घरों हमारा नाम काट दिया गया है कॉलेज से, ठीक है, हमने माना अपनी गलती थी, पर टीचर्स ने कभी अभी शेखर सर से बात करी तो शेखर सर ने पेरेंट्स को बुलाने के बाद भी कभी ढंग से बात नहीं करी, सीधा ये बोल दिया एप्लीकेशन लिखवाओ, जाके नीचे साइन करवाओ। ठीक, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा कि टीचर ने ऐसे बात की थी, तो अभी नीचे आने के बाद भी प्रिंसिपल ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। जब बच्चे इकट्ठे हुए हैं उसके बाद हमारा एप्लीकेशन पे साइन किए। अब हमने माना कि हमारी गलती थी, पिछले महीने हम एब्सेंट थे, उसके बाद भी कई क्लासेस लिए, उसके बाद भी हमारी अटेंडेंस ही लगाई है, कंटिन्यू रोल नंबर बोलते हैं, उसके बाद बच्चे जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस बोल देते हैं, उल्टी सीधी अटेंडेंस लगती है, उसके बाद बोलते हैं कि तुमने क्लास ली। चलिए आगे बढ़ते, बात फरीदाबाद की करते। फरीदाबाद में 1 महीने बाद भी घायल युवक को इंसाफ नहीं मिला है। सगे भाइयों ने जमीन पर कब्जा किया। जिले के गांव बड़ौली के रहने वाले राकेश शर्मा ने अपने सगे भाइयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर उनके सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को उन्होंने मांगा तो उनके भाइयों ने अपने बेटों और कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की घटना को पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। राकेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने साजिश के तहत उन पर हमला किया, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ पुलिस उचित कार्रवाई कर उन्हें इंसाफ दे। मामला ये था जी, मेरे भाइयों के साथ ज़मीन का मामला, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से की ज़मीन 420 में बेच दी। मैंने उसका केस अदालत में डाल दिया था, तो उन्होंने मुझे धमकी दी या तो केस न वापस ले ले, नहीं तुझे जान से मार डालेंगे। और उन्होंने मुक्की और धर्मपाल ने मेरी बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करी। वो मुकदमा मैंने फरीदाबाद कोर्ट में डाला। आर के शर्मा जज, सेक्शन जज ने उनकी सज़ा कर दी। पुरानी रंजिश थी ज़मीन विवाद पर। मैंने अपना हिस्सा मांगा, उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। कह रहे हम हिस्सा तो देंगे नहीं, पर तुझे जान से मार डालेंगे, तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी आगे। हम चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो और उनको मुलजिम उनको गिरफ्तार करे और उनको कोर्ट में पेश करे। वहीं पृथला के फतेहपुर बिलौज के सरकारी स्कूल की चारदीवारी से लगते हुए कूड़े के ढेर के कारण बच्चों को स्कूल में आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के ढेर से उनकी उठती दुर्गंध के कारण बच्चों का पढ़ना दुर्भर हो गया है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा गांव के सरपंच और अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। बच्चे भी जब आते हैं तो बच्चे पढ़ते समय भी सर ये कहते हैं कि सर हमको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा जो ध्यान है वो बदबू की तरफ आगे से ज़्यादा हो रहा है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। गाँव के जो लोग हैं, प्रॉपर जो गांव के रहने वाले हैं, यहाँ जो सब्जियां पैदा करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है सामने मंडी लगाते हैं। और हमने कई दफ़ा क्या है सरपंच से आग्रह कर चुके हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो भी क्या है काफ़ी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन क्या है वो मंडी लगाने से रुके नहीं है। रोजाना क्या है सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं, तो इस पर कोई पाबंदी अभी तक लगी नहीं। हमें जो सबसे मेन समस्या है वो है हमारे स्कूल के बाहर जो इतना कूड़ा कचरा सुबह शाम जो फैला हुआ होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसमें तो यहाँ बाहर अनाज मंडी लग रही है, सब्जी मंडी भी लगती है, प्लस में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अपना कूड़ा जो घर का वो डंप कर जाते हैं। डंपिंग यार्ड के लिए हमने यहाँ पे सरपंच जो हैं उनसे भी बात किया था और उनसे हमने पूछा था, तो वो यहाँ पे यही समस्या बता दी जाती है, कारण बता दिया जाता है कि डंपिंग यार्ड पूरे गाँव में कहीं है ही नहीं, तो स्कूल के बाहर ही उन्होंने ग्राउंड को डंपिंग ग्राउंड बना दिया। कई महीनों से जो है हमने सरपंच के पास भी हमने बताया। उसके बाद जो झांसा में मेन सब्जी मंडी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी हमने रिटर्न में शिकायत किया। बीडीपीओ ऑफिस में भी हमने लिखी लेटर दिया। एसडीएम साहब से भी हम मिले, तो बल्लभगढ़ के एसडीएम हैं, और उन्होंने जो है लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं।
और वहीं बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी का दम निकाल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ऋषि भारद्वाज ने। जो प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के जो नवे प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान जी, उनसे बात करते हैं कि महंगाई पर वो क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह से जो लोगों की जो आवाज़ है वो किस तरह से उठाएंगे, महंगाई की जो मार लोग झेल रहे हैं उनके मुद्दों को किस तरह से प्रदेश में उठाएंगे, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, जिस तरह से अब 50 रुपये रसोई गैस पर बढ़ाए गए, क्या कहेंगे इसके बारे में जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है? ऋषि जी, ये बहुत ही बेरहम और बेदर्द सरकार है। चुनाव के समय में ये रुक जाते हैं, कुछ घटा भी देते हैं, लेकिन चुनाव होते ही इनका रूप बदल जाता है। अभी आप देख लो कि चुनाव जो 5 प्रदेशों को हुए, 2 बार किस तरह से इन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ाए, जो कमर्शियल सिलेंडर थे उनके दाम बढ़ाए, CNG के, PNG के, पेट्रोल के, डीजल के, सभी में इन्होंने बेतहाशा वृद्धि की है। ये जहाँ पहले कहते थे कि हमें दुख होता था, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमें तकलीफ होती थी जब माताएं बहनें, जब चूल्हे में उनको धुआं लगता था, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, वो बड़ी मजबूर थी। हमने उनकी दूर करने के लिए हमने मुफ्त गैस के सिलेंडर दे रहे हैं उनको, जिससे कि उससे राहत मिल सके, वो अपने गैस की खाना पका सकें, और उनको सब्सिडी हम दे रहे हैं। आज कितनी बेशर्मी की बात है कि सरकार ने सारी तो सब्सिडी ख़त्म कर दी जो सब्सिडी देते थे, किसी को भी अभी सिलेंडर मिल नहीं रहा। जो कह रहे थे कि हम मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं, उस समय सिलेंडर का रेट 400 रुपये था, आज 1000 को भी पार कर दिया। 2.5 गुना रेट इन्होंने कर दी है, और ये कहते हैं कि भी माता बहनों के लिए हमने गैस सस्ती कर दी। तो इनको तो कोई कहने में भी ये हिचक नहीं आती, बहुत ही बेरहम बेशर्म सरकार है। आने वाले जो चुनाव है 2024 के, उनमें किस तरह से घेरा जाएगा सरकार को आपकी पार्टी के द्वारा, जो महंगाई पर किस तरह से घेरा जाएगा, किन किन मुद्दों को लेकर मतलब अब 2024 की तैयारी में लगे? 2024 में पहले हमें अपना फोकस संगठन की तरफ है। संगठन का जैसा अभी आपने अभी देखा कि DRO यहाँ पर भी आए हैं, होडल में भी उन्होंने मीटिंग ली है, तो BRO भी नियुक्त किए जा रहे हैं जो ब्लॉक रिटर्निंग अधिकारी हैं। तो बूथ मैनेजमेंट कमेटी, सारे हर बूथ पर कमेटी बनती है, ब्लॉक सारी कमेटी बनती है, जिले की सारी कमेटी बनेगी, प्रदेश की कमेटी बनेगी, और ये सारी कार्रवाई 3 महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगी। जब संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर से उसमें संघर्ष में ताकत बनती है, बल मिलता है और मनोबल बढ़ता है कार्यकर्ता का, और इस सरकार को घेरने के लिए सड़क पर तैयार होंगे। सारा जो है ना, सरकार जहाँ जरूरत होगी, जो इनको घेरने की जरूरत होगी, वहाँ पर घेराव भी करेंगे, जहाँ जरूरत धरने की होगी धरना देंगे, प्रदर्शन की होगी प्रदर्शन करेंगे। जो लोकतंत्र का तरीका है उस तरीके से हम सड़क पर उतरेंगे, और जगह जगह जहाँ जनसभा में जनता के बीच में ले जाकर के इनकी कारगुजारी को रखेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का कहना कि पहले प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत किया जाएगा, उसके बाद सरकार को घेरने का काम करेंगे, ताकि उनका कहना है कि सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक जैसा भी पार्टी द्वारा आदेश होगा उस तरह से सरकार को महंगाई पर घेरा जाएगा, बेरोजगारी पर घेरा जाएगा। और आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव में इनका कहना है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करेगी। और फिलहाल फरीदाबाद मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।